सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं लखनऊ के तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, फोटोग्राफर के सभी का मैं आभार स्वागत करता हूँ। और आज मैं यहाँ आया हूँ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से इधर आया हूँ। और हमारी मोदी सरकार जो है, ये मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भूमिका लेने वाली सरकार है। और ये सरकार सभी जाति धर्म के लोगों को मदद करती है। जिस तरह 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई और पूरे देश भर में 43 करोड़ 50 लाख 25,000 43 करोड़ 50 लाख 25,000 इतने लोगों के अकाउंट देश भर में खुले हैं। और उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ 24 लाख इतने अकाउंट में खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, ये योजना 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन बैंक से देने का ये सरकार का निर्णय है। और सभी माननीय नरेंद्र मोदी जी का बैंकों का आदेश है कि गरीब लोगों को, नौजवानों को, महिलाओं को 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन विदाउट गारंटी देना चाहिए। तो 2015 में स्कीम शुरू हुई और 15 से 2021 तक 31 करोड़ 47 लाख 6,000 31 करोड़ 47 लाख 6,000 इतने लोगों को इसका फायदा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 71 लाख 26,000 इतने लोगों को इस योजना का फायदा हुआ है। 2 करोड़ 71 लाख 26,000 इतने लोगों को यूपी में लोन मिला है। प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है, ये योजना गैस सिलेंडर वाली है और इसमें 2016 से 20 तक 8 करोड़ 16,000 इतने लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं। और यूपी में 1 करोड़ 47 लाख 50,000 इतने लोगों को इसका बेनिफिट हुआ है। दूसरा जो प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, इसमें अभी तक कम से कम 2 करोड़ 35 लाख 7,000 इतने लोगों को इसका फायदा हुआ है और देश भर में। और यूपी में 23 लाख 14,000 इतने लोगों को मकान में मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन की है, उसमें पूरे देश भर में 51 लाख 82,000 इतने लोगों के हाउस बन गए हैं विद शौचालय है। और उत्तर प्रदेश में 8 लाख 62,000 इतने मकान बने हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के अंतर्गत एक फैमिली को एक साल में 5 लाख रुपए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ऑपरेशन के लिए मिलते हैं। तो ये योजना 2018 में से शुरू हुई और अभी तक 2 करोड़ 28 लाख इतने लोगों को इसका फायदा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में 2 लाख 5,000 इतने लोगों को इसका फायदा हुआ है। इसी तरह नरेंद्र मोदी, और ये जो योजना है, ये योजना हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी जाति धर्म का आदमी हो, जो ये कैटेगरी में बैठता है, तो सबके लिए ये निर्णय हमारे सरकार ने लिया है और ये सब लोगों को इसका फायदा होता है। दूसरा, 20 में सरकार ने जो निर्णय लिया था कि 10% आरक्षण जो ब्राह्मण है, ठाकुर है, राजपूत है, मराठा है, जाट है, रेड्डी है, वैसे देश भर के क्षत्रिय लोग हो, ब्राह्मण लोग हो, या जो कास्ट SC ST OBC में आती नहीं है, जो धर्म SC ST OBC में आता नहीं है, ऐसे सभी लोगों को जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है, ऐसे हर फैमिली को शिक्षा में और नौकरियों में रिजर्वेशन देने का निर्णय सरकार ने लिया है। तो ये सब लोगों को अभी आरक्षण में मिल रहा है। तो मोदी सरकार ने किसानों के लिए 3 कानून बनाए, लेकिन ये 3 कानून किसानों के फायदे के हैं। क्यों नरेंद्र मोदी किसानों के खिलाफ कानून लाएगी?
जिन किसानों ने उनको प्रधानमंत्री पद पर बिठाया है, वो नरेंद्र मोदी क्यों कि किसानों के खिलाफ कानून लाएगी, लेकिन नेता लोग जो है किसानों के, ये किसानों को जानबूझकर भड़का रहे हैं। और सरकार का कहना है कि अगर आपको इसमें क्या डिफिकल्टी लगती है तो सरकार उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए तैयार है, अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है, लेकिन कानून पीछे लेने की मांग छोड़कर आपने इसमें क्या सुधार करना है ये हमको बताना चाहिए। इसीलिए नरेंद्र सिंह तोमर जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने 11 बार नेताओं के साथ मीटिंग की, लेकिन हर बार इनका कहना ये है कि भाई कानून पीछे ले लो। अभी 10-11 महीने से उनका आंदोलन चल रहा है, तो इतने दिन आंदोलन करके किसानों को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। और सरकार का प्रॉब्लम ये है कि भाई एक कानून पीछे ले गए तो हर कानून पीछे लेने की मांग होती रहेगी, और फिर पार्लियामेंट को भी कोई अर्थ नहीं रहेगा, सरकार को भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए कानून पीछे लेने की मांग को छोड़कर और क्या उसमें करना है क्या बताइए, लेकिन वो बताने के लिए किसान नेता तैयार नहीं है। तो हम किसानों के बाजू में हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए बहुत सारा काम किया है। योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद 4.5 सालों में इतना अच्छा काम किया है कि यहाँ हिंदू मुसलमानों का दंगा कभी हुआ नहीं। ये समाजवादी पार्टी वाले, बहुजन समाज पार्टी वाले, कांग्रेस वाले जानबूझकर बीजेपी पर टीका करते हैं कि भाई ये जातिवादी है, ये मुसलमान के विरोधी है, दलित के विरोधी है। लेकिन मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ जी के साथ हूँ, और हमारी कोशिश ये है कि 2022 में जो चुनाव फरवरी में आ रहा है, 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपोर्ट से यहाँ फिर एक बार बीजेपी की सरकार आएगी। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया चाहती है कि पूरी ताकत से बीजेपी का समर्थन करे और 300 पार, मतलब लास्ट टाइम 312 सीट आई थी, 325 हाँ, एनडीए की 325 सीटें आई थी और बीजेपी की 312 सीटें आई थी। तो मतलब लेकिन अभी इस वक्त उससे भी ज़्यादा सीटें आने की संभावना है और आरपीआई साथ में रहेगी, तो 20-25 सीटें बढ़ाने के लिए आरपीआई का उपयोग हो सकता है। और इसीलिए आज शाम को योगी आदित्यनाथ जी से मैं मिलने वाला हूँ। और इसीलिए मतलब एक तो रिपब्लिकन पार्टी दलित समाज को सपोर्ट करने वाली तो पार्टी है ही है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के साथ बनिया कम्युनिटी है, रिपब्लिकन पार्टी के साथ क्षत्रिय कम्युनिटी है, और रिपब्लिकन पार्टी में अभी ब्राह्मण समाज भी आ रहा है। जिस तरह में हमारे पवन गुप्ता जी, ये मतलब बनिया समाज से है, ये महाराजगंज के रहने वाले हैं और इनको हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और वो उन्होंने उनके नेतृत्व में बहुजन कल्याण यात्रा का आयोजन या शुरुआत सारंगपुर से हुई, उसमें मैं उपस्थित था। और अभी पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ये रैली घूम रही है और इसका समापन 18 दिसंबर को मतलब रमाबाई अम्बेडकर मैदान जो है वहाँ मतलब इसका समापन होने वाला है। और उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी, सुनील बंसल जी और अगर जेपी नड्डा जी के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, और उसमें 1 लाख लोग जमा करने का संकल्प हमारा है। तो आज हमें एक खुशी है, हमारे बाबा शुक्ला जी जो मेरे बाजू में बैठे हैं, ये मुंबई में रहते हैं, लेकिन आपका जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। हाँ, ये मुंबई में रहने वाले हैं और वहाँ के उद्योगपति है, बिल्डर भी है, और ये प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। तो आज उनके प्रयत्न से आज यहाँ ब्राह्मण समाज के सम्मेलन का आयोजन किया है और ब्राह्मण समाज के काफ़ी लोग, ब्राह्मण समाज यहाँ कम से कम 12 से 13% ब्राह्मणों की आबादी है, तो ब्राह्मण समाज भी हमारे साथ आएगा, आरपीआई के साथ आएगा, तो डायरेक्टली बीजेपी के साथ भी जाएगा और बीजेपी को उसका अच्छा फायदा होगा। तो यहाँ इनके पार्टी का नाम क्या है? इंडिया जनशक्ति पार्टी। इंडिया जनशक्ति पार्टी लिखना चाहिए नहीं इधर आपने? अवधेश पांडे इंडिया जनशक्ति। नहीं, पार्टी का नाम तो लिखना चाहिए इधर। क्या पार्टी का नाम क्या है? इंडिया जनशक्ति पार्टी लिखना चाहिए ना आपने इधर। हाँ, तो ये यहाँ एक अवधेश पांडे आए हैं, ये शुक्ला जी के बाजू में बैठे हैं और उनके पार्टी का नाम है इंडिया जनशक्ति पार्टी। हाँ, इंडिया जनशक्ति पार्टी,
इंडिया जनशक्ति पार्टी है, पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है, और उनके साथ पवन गुप्ता जी ने, शुक्ला जी ने बात की है, और वो मतलब उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की फिलॉसफी, बाबा साहब अम्बेडकर जी की फिलॉसफी, बीजेपी के साथ किया हुआ अलायंस, इस संबंध में मतलब उन्होंने निर्णय ले लिया है कि भाई हमारी पार्टी जो है ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में विलीन करेगी। तो आज उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी में विलीन हो रही है। मैं उनका अवधेश पांडे जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उसके साथ साथ एकीकृत ब्राह्मण महासंघ ये भी मतलब पार्टी के साथ जुड़ रहा है। ये परमार्थ अलग है ना, परमार्थ ट्रस्ट एक है, ये भी मतलब ब्राह्मण समाज का है, और ये सभी लोग मतलब आरपीआई में आरपीआई की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और हमारे शुक्ला जी को मैंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। मुंबई में ताज आरपीआई का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण मिलन शुक्ला, कृष्ण मिलन शुक्ला, कृष्ण मिलन शुक्ला, कृष्ण मिलन शुक्ला इनका नाम है। ये प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, मुंबई में कई सालों से रहते हैं, वो बिल्डर हैं। और मेरे साथ चर्चा करने के बाद उन्होंने मुझे बोला था कि मुंबई में भी जो ब्राह्मण समाज है वो भी पार्टी में लाई गई। इसलिए मुंबई में ताज होटल में एक मीटिंग हुई थी, और उसमें मुंबई के भी कई बिजनेसमैन ने, ब्राह्मण समाज ने, आरपीआई ने प्रयोजन किया है। और आज भी अभी 6 बजे ब्राह्मण समाज का एक सम्मेलन इसी होटल में हो रहा है, और उसमें कई ब्राह्मण जो है ये भी मतलब रिपब्लिकन पार्टी में आने वाले हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि भाई 18 दिसंबर की हमारी रैली जो है 1 लाख लोग जमा करने का संकल्प हमारा है। और पवन गुप्ता के नेतृत्व में चल रही जो रैली है बहुजन कल्याण यात्रा, तो ये मतलब लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और बहुजन कल्याण महारैली मतलब बहुजन कल्याण महारैली के नाम से ये 18 दिसंबर को दोपहर 1 बजे मतलब रमाबाई अम्बेडकर मैदान में ये रैली होगी, और रिपब्लिकन पार्टी अपनी अच्छी ताकत दिखाने का प्रयत्न करेगी। और बहुजन समाज पार्टी को धक्का देने के लिए मतलब ये जरूर है पक्का, ये जरूर है पक्का, ये चुनाव में आरपीआई देगी बीएसपी को धक्का। तो मतलब ये धक्का देने का काम इसको है ना। हाँ, तो शेर मतलब नहीं, ये जरूर है पक्का, ये जरूर है पक्का 2022 के चुनाव में आरपीआई देगी बीएसपी को धक्का। तो ये धक्का देने के लिए मतलब मैं यहाँ आया हूँ। मैं अभी पूरे उत्तर प्रदेश में घूमने वाला हूँ। मायावती के बारे में हमें रिस्पेक्ट है, वो हमारी बहन है, और वो मेरी बहन है, लेकिन वो मुझे भाई समझते कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे भी भाई से समझना चाहिए। और मैंने बहुत बार बोला है कि भाई हमारे ज़मीन पर बीएसपी ने कब्जा किया है, तो आधी ज़मीन हमको मिलनी चाहिए, आधी ज़मीन तुम्हारे पास रखो, आधी ज़मीन हमको दे दो। और उस आधी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए पूरी ज़मीन हमको तो नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ ज़मीन तो मायावती के पास होनी चाहिए। इसीलिए आधी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए मैं इधर आया हूँ। और मुझे बहुत सारे लोग ग्रासरूट के में मिल रहे हैं, और वो आरपीआई में आना चाहते हैं। बाबा साहब की सही पार्टी बहुजन समाज पार्टी नहीं तो आरपीआई है। और मैं सभी दलितों का आह्वान करता हूँ। मैं हमारे सब हमारा जाटोद समाज है, हमारा खाटिक समाज है, वाल्मीकि समाज है, पासी समाज है, आयरवार है, खरवार है। ऐसे सभी दलितों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आपकी सही पार्टी बाबा साहब की पार्टी आरपीआई है, आप आरपीआई में आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। नहीं, हमारी यात्रा बहुजन कल्याण यात्रा, बहुजन कल्याण यात्रा के नाम से हमारी रैली सारंगपुर से 26 सितंबर को निकली है। और उसको नीला झंडा, हरा झंडा आज इटावा में है। तो मतलब ये रैली पूरे प्रदेश में घूम रही है।
और इसका समापन लखनऊ में 18 दिसंबर को होगा। बहुजन कल्याण महारैली के नाम से यहाँ रैली होगी। आपके टारगेट में भी क्या कैंडिडेट होंगे? आप कितने लोगों को चुनाव लड़ाएंगे उत्तर प्रदेश में? एक दूसरा सवाल मेरा ये है, आपको राजनीतिक जो मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, तो किस तरीके की तरफ जो है वो मौसम जा रहा है राजनीति का, क्या होने जा रहा है? राजनीति का मौसम तो ये है कि मौसम तो हमारा मौसम है। मतलब यहाँ हमारा है मौसम, यहाँ योगी जी का और हमारा है मौसम, क्योंकि हमारे साथ आ गया है दलित और कासम, तो सभी जाति के धर्म के लोग हमारे साथ आ रहे हैं, तो इसलिए मौसम तो हमारा है। सर, यू आर अ वेरी गुड एडवाइजर। अभी आपने आज सलाह बहुत अच्छी देते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप राहुल गांधी को सलाह दे डाली कि दलित लड़की से शादी कर लो। फिर अभी आपने शाहरुख खान को सलाह दी कि बेटे को नशा मुक्ति केंद्र पे भेजो। तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, एग्जीक्यूशन भी कराने का आप जिम्मेदारी लीजिए इसमें। क्या क्या जिम्मेदारी? राहुल गांधी को सलाह दी, अच्छा, मैंने बोला था कि राहुल गांधी बहुत परेशान रहते हैं और हर बार उनको मोदी पर अटैक करने की मतलब उनको आदत है, और इसीलिए मेरा कहना ये है कि राहुल गांधी जी के भविष्य के लिए राहुल गांधी जी ने शादी करनी चाहिए। और अगर कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी सेक्युलरिज्म की है, जाति व्यवस्था खत्म करने की है, एक तो महात्मा गांधी जी ने जाति व्यवस्था को खत्म करने का आदेश दिया, लेकिन 70 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन जातिवाद को खत्म करने में इनको सफलता मिली नहीं। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी जाति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। और राहुल गांधी जी ने अगर कास्टिज्म खत्म करना है तो मैंने इंटरकास्ट मैरिज किया है। मेरी वाइफ जो है ब्राह्मण समाज की है, बनारस की रहने वाली है, और वो मुंबई में रहती थी, सांगली में रहती थी। उनकी फैमिली 200 साल 150 साल पहले से पूरे हमारे महाराष्ट्र में आई थी, और मैंने ब्राह्मण समाज के लड़की से शादी किया है। तो इसलिए मेरा राहुल गांधी जी को कहना है कि मैंने ब्राह्मण समाज की लड़की से शादी किया है, तो आप दलित समाज की लड़की से क्यों शादी नहीं करते? एक सवाल है, आपने राहुल जी को सलाह दी है, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी को क्या शादी करने में जानेंगे? नहीं, मोदी जी की तो शादी हो गई है, और योगी जी योगी है, वो तो शादी का उनका विषय नहीं आता है। मोदी जी की शादी ऑलरेडी पहले हुई है, तो इसीलिए मोदी जी को शादी का विषय नहीं है। राहुल गांधी को शादी की आवश्यकता है, और उनके भले के लिए हम बोल रहे हैं कि भाई वो ज़्यादा अस्वस्थ ना रहे, इसीलिए उन्होंने शादी करनी चाहिए। हाँ, मतलब अगर शादी करते हैं तो थोड़ा वो जो अस्थिर है, अस्वस्थ है, तो थोड़े ठीक ठाक हो जाएंगे, और उनका मन अगर शांत हो जाएगा तो मोदी जी पर अटैक करने के लिए वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा अटैक नहीं करेंगे। अरे मंत्री अभी आप कह रहे थे गांधी जी ने जातिवादी व्यवस्था को खत्म होने का प्रयास किया, आप जातिवादी व्यवस्था को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? नहीं, जाति व्यवस्था को बढ़ावा नहीं दे रहे। अगर आप जातिवादी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं तो कुर्मी ब्राह्मण सम्मेलन आखिर क्यों? जातिवादी के नाम से सम्मेलन क्यों? जातिवाद के नाम पर इसलिए सम्मेलन है कि हम सभी जाति को इकट्ठा कर रहे हैं, यानी जातिवाद का बढ़ावा दे रहे हैं। जातिवाद खत्म करने का मतलब ये है कि भाईचारा मजबूत करना है। एक जाति ने दूसरी जाति के साथ भाईचारा जैसा बर्ताव करना चाहिए। जातिवाद एकदम खत्म होगा नहीं, लेकिन ये जो संघर्ष होता है, दलित पर अत्याचार होता है और भी महिलाओं पर अत्याचार होता है, वैसे अत्याचार ना हो, और इसीलिए हम सभी जाति को इकट्ठा कर रहे हैं। आरपीआई का दलितों की पार्टी तो नहीं है। आरपीआई ब्राह्मण समाज के जो लोग बाबा साहब को मानते हैं, जो लोग आरपीआई की फिलोसॉफी को मानते हैं, ऐसे लोग आरपीआई में आ रहे हैं। तो इसलिए जाति को बढ़ावा देने की भूमिका हमारी नहीं है। तो हमारी भूमिका है कि जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए सभी जातियों को जोड़ने का काम करना है। बाबा साहब ने बोला था सभी जातियों को जोड़ने का काम होना चाहिए, और वो जोड़ने का हम कर रहे हैं। अभी आपने उज्ज्वला योजना के तहत बातें अभी आपने उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार ने इतने सिलेंडर बांटे कि आपको जानकर उस योजना के सिलेंडर जो बांटे गए उसमें कितने सिलेंडर अभी तक भराए गए?
इसका कोई रिकॉर्ड है आपके पास? सीटों की मांग की है? जो इतना सिलेंडर आपने सरकार ने बांटा है उजला योजना के तहत, उसमें कितने सिलेंडर अभी तक फिलअप कराए गए उसकी जानकारी आपके मैंने अभी मैंने जो आंकड़े दिए हैं ये आंकड़े वहाँ तक पहुँचे हैं। तो जिस तरह जनधन योजना है वो अकाउंट बैंक में खुले हैं, आवास योजना के आंकड़े उनको आवास मिला है, इसलिए मतलब जो आंकड़े मैंने दिए वो सब इम्प्लीमेंट हो गए हैं। ये वहाँ पहुँचाना एक तरफ आप कह रहे हैं कि कितने सीटें की मांग है जिसको लेकर प्रदेश में भी काफी विरोध है, आपको क्या लगता है ये महंगाई बड़ा मुद्दा बनेगा? महंगाई का मुद्दा जो है, महंगाई का मुद्दा अपोजिशन वाले बढ़ाएगी, क्योंकि अभी मोदी जी 7-7.5 साल पहले 7 साल 5 महीना पहले सत्ता में आए, तो पहले कांग्रेस के कार्यकाल में भी महंगाई रही है। लेकिन महंगाई का जो मुद्दा है ये मुद्दा अपोजिशन वाले उठाएगी, लेकिन हम भी मतलब उसका जवाब देंगे। सस्ता करके हाँ, आप सस्ता करके देंगे या किसी और तरीके से? जवाब देंगे मतलब अभी हमारी महंगाई कम करने की कोशिश हमारी चल रही है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से महंगाई थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड के मार्केट में इसके भाव बढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ इंडिया में भी भाव बढ़ रहे हैं। लेकिन ये भाव कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कोई निर्णय लेने की आवश्यकता है। टैक्स लगाया है, 260% टैक्स है ना, इसीलिए थोड़े टैक्सेज दोनों ने, राज्य और केंद्र ने अगर कुछ टैक्सेज कम करने का निर्णय होता है तो ये मतलब रेट कम हो जाएगी। इसलिए जरूर हमारी सरकार बीजेपी से कितनी सीट मांग रहे हैं? बीजेपी से कितनी सीटें मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश में आप? हाँ, बीजेपी से अभी हमारा जो सम्मेलन अगर सक्सेस होता है तो एक 8-10 सीटों के लिए हम कोशिश करेंगे। बहुत सारी सीटें मांगेंगे, 8-10 सीटों का कोशिश करेंगे। अगर रामदास जी एक सवाल चीनी जर्नलिस्ट है भट्ट साहब, उनका ले लिए। उन्होंने समीर वानखेड़े के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने पहले वो मुसलमान थे और उन्होंने झूठा शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट देके IAS की नौकरी ज्वाइन कर ली, फ्रॉड किया। आप दलित नेता हैं, आपकी जानकारी में मसला है, आपको क्या कहना है? हाँ नहीं, अभी मेरी जानकारी ये है कि नवाब मलिक के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है, लेकिन एक बात सही है कि समीर वानखेड़े के पिताजी का नाम ज्ञानेश्वर है, ज्ञानेश्वर वानखेड़े है, ये दलित समाज के, महार समाज के है, और वासिम जिला जो विदर्भ में है नागपुर के पास, उस जिले के रहने वाले हैं। उसके पिताजी ने मुस्लिम औरत के साथ शादी की थी, लेकिन उनका नाम दाऊद नहीं है। दाऊद तो वहाँ किधर बाहर है, दाऊद इधर कैसे आएगा? तो इसीलिए मतलब उनके पिताजी का नाम दाऊद नहीं है, लेकिन उन्होंने मुस्लिम औरत से, मुस्लिम लड़की से शादी की थी। और समीर वानखेड़े की भी एक शादी पहली मुस्लिम लड़की से हुई थी। तो इसमें मतलब एक दूसरे के धर्म के माध्यम से कई लोग इकट्ठा आते हैं। बहुत सारे पत्रकारों के भी मैंने मैरिज देखा, हिंदू मुसलमान मैरिज, तो मतलब पत्रकारों के भी मैरिज हुए हैं। तो आपका जो सवाल है तो नवाब मलिक जो है उनके आरोप बेबुनियाद है। आज उन्होंने शिकारनामा जारी कर दिया है जो पहली शादी है। ठीक है ना, नहीं नवाब मलिक हमारे पार्टी का स्टैंड है कि समीर वानखेड़े दलित समाज के है और ये अच्छे एक्टिव अधिकारी है। और वो जो प्रभाकर साहिल जो है, जो आरोप लगा रहा है 25 करोड़ का, 8 करोड़ का, तो इतने दिन के बाद क्यों आरोप लगा रहा है? और उनको कैसा मालूम होगा? वो गोसावी का बॉडी गार्ड है, जो पंच है, तो उनको कैसा मालूम होगा? इंटरनल कोई मामला होगा तो बॉडीगार्ड को कैसे मालूम हो सकता है? तो इसीलिए बॉडीगार्ड को ये सरकारी पक्ष ने, महाविकास आघाड़ी के सरकार ने उनको उनके ऊपर दबाव लगाकर उनको मतलब संरक्षण दिया है और ये आरोप करो इसी तरह का उनको बोला है। तो इसीलिए उनकी भी जांच होनी चाहिए। समीर वानखेड़े के सर्टिफिकेट के बारे में भी उन्होंने बोला है। उनकी जो बीवी है वो फिल्म एक्ट्रेस भी है, नवाब मलिक के लिए मैं ये कहूँगा कि भाई नवाब मलिक इसलिए मतलब इनके ऊपर आरोप कर रहे हैं कि नवाब मलिक के जवाई को ड्रग के केस में पकड़ा था, तो इसीलिए मतलब वो तो जमानत पर आया है।
लेकिन उसका गुस्सा पकड़कर वो एनसीपी जो है, एनसीपी जो उनकी पार्टी है, वो एनसीपी पार्टी एनसीपी पर आरोप करने का काम कर रही है। तो इसमें जो भी कुछ होगा वो कोर्ट में जाना चाहिए अगर इसमें कोई उनको गलत लगता है। लेकिन अगर आर्यन खान को अगर ऐसा गलत पकड़ा है तो 7-8 बार कोर्ट में जाने के बाद उनको जमानत नहीं मिल रही है। इसका मतलब एनसीपी के साथ बहुत बड़े बड़े प्रूफ है और इसीलिए जज जमानत नहीं दे रहे हैं। नहीं तो ऐसे वक्त पर जमानत एकदम अधिकारियों पर टूट पड़ती है, सरकार पर टूट पड़ते हैं। इसलिए मतलब उनको जो पकड़ा है सही पकड़ा है ड्रग लेना। लेकिन हमारे मंत्रालय का कहना ऐसा है कि ड्रग अभी ऐसा कानून है कि ड्रग लेने वाला भी दोषी है, ड्रग लेने वाले पर भी जेल में उसको डालना चाहिए। लेकिन हमारे मंत्रालय का कहना ऐसा है कि दारू पीने वाले को जेल में नहीं डालते हैं तो ड्रग लेने वाले को जेल में नहीं डालना चाहिए, उनको नशा मुक्ति केंद्र में भेजना चाहिए और ये कानून में बदल होना चाहिए। अभी जो कानून है वो उनको जेल में भेजने का कानून है। दंगली करने वाला जेल में जाता है, बेचने वाला जेल में जाता है, पीने वाला भी जेल में जाता है। लेकिन हमारे मंत्रालय का कहना है कि पीने वाले को जेल में नहीं भेजना चाहिए, उनको हमारे नशा मुक्ति केंद्र में भेजना चाहिए और उनको नशा से मुक्त करना चाहिए। तो हमारे मंत्रालय का मत है और वो उस कानून में बदल होना चाहिए, ऐसा हमारे मंत्रालय का कहना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।